Good morning, dear students. So today I will start my lecture from the chapter Accounting Equation, and in this lecture I will explain some rules related to accounting equation. So first rule is related to capital account. So you know that capital, when capital increase it is credited कि जो भी आपकी अकाउंटिंग इक्वेशन होती है उसमें जो इक्वेशन होती है वो क्या होती है, एसेट इक्वल टू लाइबिलिटी प्लस कैपिटल। ठीक है, तो एसेट इक्वल टू लाइबिलिटी प्लस कैपिटल होती है। तो उस इक्वेशन के अकॉर्डिंग मैंने आपको बताया था अगर लॉसेस होते हैं तो कैपिटल में माइनस किए जाते हैं और अगर इनकम्स होती हैं तो कैपिटल में ऐड की जाती हैं। ठीक है, उसी तरह कई बार क्या होता है कि जब कैपिटल जैसे मैंने एक बताया था कि जो कोई भी अकाउंटिंग इक्वेशन का क्वेश्चन करोगे तो आपको फर्स्ट एंट्री क्या मिलेगी, बिज़नेस स्टार्टेड विद कैश। ठीक है, तो उस कंडीशन में जब भी कोई बिज़नेस स्टार्ट होता है तो हमारी कैपिटल क्या हो जाती है, इंक्रीज़। ठीक है, तो जब भी कैपिटल इंक्रीज़ होगी, यहाँ पे बात हो रही है कैपिटल इंक्रीज्ड। ठीक है, तो जब भी कैपिटल इंक्रीज़ होगी तो उसे क्या करना है, क्रेडिट। ठीक है, एंड व्हेन अ पार्ट ऑफ कैपिटल इज़ विदड्रॉ ड्राइंग और मेड इट इज़ डेबिटेड। मीन्स अगर कोई कैपिटल या कैश इन्वेस्ट की जा रही है तो उसे क्या करना है, क्रेडिट। और अगर फर्म से कुछ पैसा निकाला जा रहा है तो उसे क्या करना है, डेबिट। अगर पैसा इन्वेस्ट किया जा रहा है तो वो कैपिटल कहलाएगा। ठीक है, और अगर विड्रॉ किया जा रहा है तो वो क्या कहलाएगा, आपका ड्राइंग। क्या कहलाएगा, ड्राइंग। तो ड्राइंग की कंडीशन में आपको कैपिटल में से क्या करना है, माइनस। कैपिटल एडिशनल कैपिटल इन्वेस्ट होगी तो ऐड, कैपिटल में ऐड करना है और कैश में भी ऐड करना है। और अगर ड्राइंग की जाएगी तो कैपिटल में माइनस करना है और कैश में से भी क्या करना है, आपको माइनस। इस रूल में आपको यहाँ कैश मेंशन नहीं है तो आपको कैश में से भी उसे माइनस करना है। ठीक है, अब चलते हैं कि कैपिटल की बात हो रही है तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी उससे रिलेटेड ही है। ठीक है, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में क्या रूल्स होते हैं, इट इज़ एन एक्सपेंस फॉर द बिजनेस। तो होता क्या है, सबसे पहली चीज़ तो आपको ये पता होना चाहिए कि जब भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की बात आती है तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या होता है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज़ अ एक्सपेंस। कैपिटल हमने फॉर्म में जितना भी पैसा लगाया जाता है तो उस पर कुछ इंटरेस्ट भी बनता है। ठीक है, और बिज़नेस के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर उस पर इंटरेस्ट बन रहा है तो वो हमारा बिज़नेस के लिए लॉस है, भले ही मालिक ने इन्वेस्ट करे हैं। मैं जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मैं अपना बिज़नेस स्टार्ट कर रही हूँ और मैंने बिज़नेस में 1 लाख रुपए लगाए हैं। ठीक है, तो मैंने आपको एक रूल बताया था, बिज़नेस एंटिटी प्रिंसिपल। उस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग हमेशा ही ऑनर और उसका और बिज़नेस दोनों ही एक दूसरे से सेपरेट रहते हैं। इस कंडीशन में जो भी कैपिटल पे इंटरेस्ट बनता है वो भी बिज़नेस क्या मान के चलता है, खर्चा मान के चलता है और ये मान के चलता है फ्यूचर में उसे पे करना है। ठीक है, एंड दस प्रॉफिट इज़ रिड्यूस। इस वजह से प्रॉफिट क्या हो जाता है, एक एक्सपेंस की होता है तो इस वजह से उसे कैपिटल में से माइनस करता है। लेकिन क्योंकि प्रोप्राइटर ऑनर का ही पैसा है इसलिए वो क्या है, प्रॉफिट भी है ऑनर के लिए। बिज़नेस के लिए तो वो एक्सपेंस है लेकिन ऑनर के लिए क्या है, वो एक इनकम है, इसलिए इसका कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ेगा। मीन्स इसका इफ़ेक्ट एक दूसरे के इफ़ेक्ट को कैंसिल कर देगी। हम जितनी कैपिटल इन्वेस्ट करेंगे उतना ही जितना ही हम कैपिटल पे इंटरेस्ट लगाएंगे और उतना ही इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को हम एज ए इनकम मानेंगे प्रोप्राइटर के लिए। ठीक है, तो इसकी एंट्री या इसकी एडजस्टमेंट अकाउंटिंग ट्रीटमेंट आप कैसे करोगे कि जब भी आप कैपिटल अकाउंट में इक्वेशन में करोगे तो आपको क्या करना है, कैपिटल अकाउंट में उसे ऐड करके दिखाना है, फिर वही एंट्री माइनस करके दिखानी है। जैसे बिज़नेस के पॉइंट ऑफ व्यू से एक्सपेंस है तो एक्सपेंस में को हम माइनस करते हैं कैपिटल से, उसी तरह अगर हम प्रोप्राइटर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो इसे फिर दोबारा ऐड कर देना है। अब दोनों ही एक दूसरे को कैंसिल कर रहे हैं मैथ की इक्वेशन की तरह। ठीक है, तो कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ेगा इसका, ये दोनों ही एक जगह कैपिटल में माइनस और प्लस होके एक दूसरे को कैंसिल कर देंगी। ठीक है, उसी तरह इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का भी सेम इफ़ेक्ट होता है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज़ अ प्रॉफिट फॉर बिजनेस। अब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कौन करता है, प्रोप्राइटर करता है। ड्राइंग कौन करता है, प्रोप्राइटर करता है। और जब भी वो बिज़नेस से पैसा निकालता है तो बिज़नेस से
को क्या होता है, बिज़नेस को उसे रिटर्न करना होता है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मैं अपने बिज़नेस से शॉप से कुछ पैसा निकाल रही हूँ, ये सामान निकाल रही, तो मेरी ड्यूटी बनती है मैं उतना ही पैसा रख दूँ। तो मैं क्या कर रही हूँ, ड्राइंग कर रही हूँ, ठीक है। तो अगर जितना पैसा मैंने विड्रॉ किया है उस पर बिज़नेस मेरे से क्या लेगा, इंटरेस्ट। तो बिज़नेस के लिए तो वो प्रॉफिट है, लेकिन मेरे लिए क्या है, वो प्रोप्राइटर मालिक के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है, लॉस। इस वजह से इसका भी कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। जब आप अकाउंटिंग इक्वेशन का क्वेश्चन करोगे तो जैसे कैपिटल वाले टर्म के नीचे आपको इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को ऐड करना है एक बार, फिर उसी टर्म को एक बार क्या कर देना है, माइनस करके दिखा देना है कैपिटल से। ये एक दूसरे के इफ़ेक्ट को क्या कर देंगे, कैंसिल, ठीक है। थोड़े से इक्वेशन अगर नहीं समझ आ रही तो जब हम न्यूमेरिकल क्वेश्चन करेंगे तो आपको कंसेप्ट थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे बात आ रही है एसेट्स एंड लाइबिलिटीज़ विल नॉट बी इफेक्टेड। एसेट्स एंड लाइबिलिटी विल नॉट बी इफेक्टेड ऑन कैपिटल एंड इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। जो एसेट्स हैं और जो लाइबिलिटीज़ हैं उनका कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि कैपिटल में ही हम ऐड कर रहे हैं, कैपिटल में ही माइनस कर दे रहे हैं दोनों ही टर्म को। तो इसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा है, ना एसेट्स पे ना लाइबिलिटीज़ पे, ठीक है। अब चलते हैं हम रेवेन्यू। अब रेवेन्यू क्या होता है, बेसिक टर्म्स में हमने क्या पढ़ा था, रेवेन्यू पढ़ा था। बेसिक टर्म में हमने रेवेन्यू पढ़ा था। तो रेवेन्यू क्या होता है, फर्म को जितने भी प्रॉफिट्स होते हैं वो क्या कहलाएंगे, हमारे रेवेन्यू, ठीक है। तो रेवेन्यू की कंडीशन में जो रेवेन्यू होते हैं, जो प्रॉफिट्स होते हैं, वो कैपिटल को इंक्रीज़ करते हैं। इस वजह से मैंने आपको बताया था अगर फर्म को प्रॉफिट हो रहा है, रेवेन्यू हो रहा है, तो कैपिटल में आप ऐड कर दोगे, कैपिटल इंक्रीज़ कर दोगे, उसको ऐड कर दोगे। और अगर कोई खर्चा हो रहा है, एक्सपेंस हो रहा है, तो उसे कैपिटल से क्या कर दोगे, आप माइनस कर दोगे, ठीक है। वैसे मैंने आपको बताया भी था कि इनकम, कोई भी इनकम क्या होता है, रेवेन्यू में से अगर एक्सपेंसेस को माइनस कर दिया जाए तो वो इनकम कहलाता है, ठीक है। तो ये सिंपल सी टर्म है। अगर कोई भी एक्सपेंस होगा तो उसे माइनस करना है कैपिटल से, कैश में से ही माइनस करना है, ठीक है, क्योंकि जा रहा है पैसा। लेकिन अगर कोई रेवेन्यू हो रहा है, ठीक है, तो उसे कैपिटल में क्या कर देना है, ऐड। अब रेवेन्यू किस टाइप का है, वो उसके नेचर पे डिपेंड करेगा कि कैश में से उसे माइनस करना है या नहीं करना है, ऐड करना है या नहीं करना है, ठीक है। ये सिचुएशन पे बेस्ड होगा, ठीक है। अब इनकम इज़ द प्रॉफिट अर्न ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर। अब इनकम क्या होता है, इनकम इज़ द प्रॉफिट अर्न ड्यूरिंग द अकाउंटिंग पीरियड। इनकम एक ऐसी प्रॉफिट है जो पूरे साल में मैंने आपको बताया था ये जो अकाउंटिंग ईयर होता है वो 1 ईयर का होता है, उसे अकाउंटिंग पीरियड बोला जाता है, ठीक है। तो उस अकाउंटिंग पीरियड में जितना भी इनकम होता है वो क्या कहलाती है, वो जितना भी प्रॉफिट होता है वो हमारी इनकम कहलाती है, ठीक है। अगर प्रॉफिट होता है तो ऑनर की कैपिटल इंक्रीज़ हो जाती है, और अगर लॉस होता है फर्म को तो वो डिक्रीज़ हो जाती है। मीन्स सिंपल सी बात है, प्रॉफिट होगा तो कैपिटल में ऐड कर दो, और अगर लॉस होगा फर्म को तो कैपिटल में माइनस कर दो, ठीक है। उसी तरह अगर कोई पेमेंट हो रही है तो उसे कैपिटल एक्सपेंस मान के हम कोई खर्चा कर रहे हैं तो उसे कैपिटल से माइनस कर दो। अगर खर्चा कोई चीज़ रिसीव हो रही है तो उसे कैपिटल में ऐड कर दो, ठीक है, क्लियर। अब चलते हैं आउटसाइडर इक्विटी पे। आउटसाइडर इक्विटी क्या है, व्हाट इज़ आउटसाइडर इक्विटी, व्हेन लायबिलिटीज़ आर इंक्रीज्ड आउटसाइडर इक्विटीज़ आर क्रेडिटेड, एंड व्हेन लायबिलिटीज़ आर डिक्रीज्ड आउटसाइडर लायबिलिटीज़ आर डेबिटेड। अब आउटसाइडर इक्विटी होता क्या है, आउटसाइडर हमें 2 टाइप की इक्विटी होती है, एक तो ऑनर इक्विटी, एक आउटसाइडर इक्विटी। तो ऑनर इक्विटी तो वो होती है जिसमें जो मालिक होता है फर्म में जितना भी पैसा इन्वेस्ट करता है वो क्या कहलाता है, आपका ऑनर्स इक्विटी, ठीक है। लाइबिलिटी साइड मैंने इक्वेशन बताई है, एसेट इक्वल टू लाइबिलिटी प्लस कैपिटल। तो जो लाइबिलिटी साइड है, ठीक है, इस लाइबिलिटी में ऐसे बहुत सारी लाइबिलिटीज़ होती हैं जो आउटसाइडर्स होती हैं, और बाहर वालों को फर्म को पे करनी होती हैं, उसे क्या बोला जाता है, आउटसाइडर इक्विटी। और जो कैपिटल होती है वो कौन सी इक्विटी होती है, ऑनर इक्विटी। तो लाइबिलिटी के अंदर ऐसी इक्विटी, ऐसी लाइबिलिटीज़ जो बाहर वालों को पे करनी होती हैं वो क्या कहलाती हैं, आउटसाइडर इक्विटी। तो व्हेन लाइबिलिटीज़ आर इंक्रीज्ड, जब ये लाइबिलिटीज़ इंक्रीज़ हो जाती हैं, ठीक है। आउटसाइडर इक्विटीज़ आर क्रेडिटेड, आउटसाइडर इक्विटीज़ को भी आपको क्रेडिट करना है, और
और जब ये लाइबिलिटी डिक्रीज़ मीन्स क्रेडिट और डेबिट का मीनिंग ये है। क्रेडिट, अब मैं आपको ये भी बता दूं कि अकाउंटिंग में क्रेडिट और डेबिट का मीनिंग क्या होता है। जब भी अकाउंट्स में क्रेडिट की जाती है कोई चीज़ तो उसका मीनिंग होता है हमने कोई अमाउंट प्लस करी है, ठीक है। और जब भी कोई टर्म हम डेबिट करते हैं अकाउंटिंग की लैंग्वेज में तो उसका मीनिंग क्या होता है, हमने उस टर्म को माइनस किया, ठीक है। यहाँ पे लिखा भी हुआ है साइन। क्रेडिट की मीनिंग क्या होता है, क्रेडिट का मीनिंग यहाँ पे साइन भी बनाया हुआ है यहाँ पे प्लस, और डेबिट का मीनिंग क्या होता है यहाँ पे माइनस। डेबिट का मीनिंग यहाँ पे क्या होता है, माइनस, ठीक है। तो अगर कोई इंक्रीज़ हो रही है, कोई इक्विटी अगर इंक्रीज़ हो रही है तो क्रेडिट कर दो आउटसाइडर इक्विटी, और अगर डिक्रीज़ हो रही है तो वो डेबिट कर दो, माइनस कर दो, ठीक है। ये रूल्स हैं। आपको अगर ये वाले रूल्स आपने अच्छे से पढ़ लिए तो आप जब भी ट्रांजेक्शन्स करोगे तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है। अब चलते हैं एसेट्स पे। इफ़ देयर इज़ एन इंक्रीज़ इन एसेट, मैंने आपको बताया था कि जब मैंने कोई 2-3 क्वेश्चंस आपको बताए हैं, उन क्वेश्चन में मैंने बताया था कि अगर कोई फर्नीचर परचेज़ किया जाता है तो एसेट इंक्रीज़ हो जाती है, या मशीनरी ख़रीदते हैं, बिल्डिंग ख़रीदते हैं, मीन्स कोई भी एसेट ख़रीदते हैं तो अगर वो इंक्रीज़ होती है तो हम उसको डेबिट करते हैं, मीन्स प्लस कर देते हैं, ठीक है। इफ़ देयर इज़ डिक्रीज़, और अगर कुछ सेल किया जाता है तो हम उसको माइनस कर देते हैं, मीन्स परचेज़ की कंडीशन में, इंक्रीज़ की कंडीशन में करना है डेबिट और डिक्रीज़ की कंडीशन में करना है माइनस। ये ऑलरेडी मैं बता चुकी हूँ। ये बेसिक रूल्स हैं जो आप कई बच्चों को समझ में नहीं आते, तो अगर आप इनको अच्छे से पढ़ लोगे तो आपको ईजी हो जाएगा, ठीक है। अब चलते हैं 5th रूल पे, विच इज़, ये ऑलरेडी मैं बता चुकी हूँ। एंड देन 6th रूल। 6th रूल क्या, इट इज़ पॉसिबल दैट व्हेन एसेट इंक्रीजेज द अदर एसेट डिक्रीजेस। हाँ, अब क्या है, मैंने ये ऑलरेडी मैं बता चुकी हूँ आपको कि ये पॉसिबल है कि कई बार क्या होता है, अगर हम एक एसेट ख़रीदते हैं तो दूसरी एसेट डिक्रीज़ हो जाए। जैसे मैंने फ़र्नीचर कैश में ख़रीदा, फ़र्नीचर तो आ गया लेकिन साथ में कैश क्या हो गया, डिक्रीज़ हो गया, इसमें बता भी रखा है। तो ये पॉसिबिलिटी हो सकती है, एक एसेट दूसरी एसेट को डिक्रीज़ कर सकती है, ठीक है। और यहाँ पे 7th कंडीशन देखते हैं, इट इज़ पॉसिबल दैट वन एसेट डिक्रीज़ द अदर एसेट इंक्रीज़, और एक एसेट दूसरी एसेट को, एक डिक्रीज़ हो रही तो दूसरी एसेट, जैसे सेल ऑफ फर्नीचर, अगर मैं फ़र्नीचर की सेल कर दूँ, ठीक है, तो कैश आ जाएगा, फ़र्नीचर चला जाएगा, तो ये इसका पॉजिटिव इफेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अब चलते हैं 8th रूल पे। इट इज़ पॉसिबल दैट वन लाइबिलिटी इंक्रीजेज, एक लाइबिलिटी अगर इंक्रीज़ हो रही है, अदर लाइबिलिटी क्या हो जाए, डिक्रीज़ हो जाए ऑन। अब जैसे एक होता है आपका बिल्स पेबल। जिन लोगों को उधार सेल किया जाता है उन्हें क्या बोला जाता है, क्रेडिटर, और जिन लोगों से उधार परचेज़ किया जाता है उन्हें, जिन लोगों को उधार सेल किया जाता है उन्हें बोला जाता है डेटर्स, और जिन लोगों को उधार परचेज़ किया जाता है उन्हें बोला जाता है क्रेडिटर्स। तो अगर हम उन डेटर्स से की जगह हम उनके ऊपर एक BR लिख दें तो उस कंडीशन में ये कंडीशन होती है कि वो 2-3 महीने में पेमेंट करता है। मीन्स एक बिल्स ऑफ एक्सचेंज में हम डेटर्स की जगह बिल्स ऑफ एक्सचेंज भी में कन्वर्ट कर सकते हैं उस चीज़ को। तो उस कंडीशन में डेटर्स कम हो गया, BR हो गया इंक्रीज़। उसी तरह जैसे कि अगर मैं क्रेडिटर की तरह BP लगा दूं तो क्रेडिटर्स कम हो जाएंगे और BP इंक्रीज, दोनों ही लाइबिलिटीज़ हैं हमारी, और इस साइड हमारी दोनों ही एसेट्स हैं। डेटर की जगह अगर BR लगा दूँ तो एक एसेट इंक्रीज़ होगी, दूसरी एसेट डिक्रीज़ हो जाए। उसी तरह क्रेडिट साइड, लाइबिलिटी साइड, अगर क्रेडिटर की जगह बिल्स पेबल में के थ्रू अपनी पेमेंट करूं तो एक लाइबिलिटी क्या हो जाएगी, इंक्रीज़ हो जाएगी, दूसरी डिक्रीज़ हो जाएगी। ये पॉसिबिलिटी हो सकती है। तो एसेट भी एक दूसरे को इंक्रीज़ कर सकती है, डिक्रीज़ कर सकती है, और लाइबिलिटी भी एक दूसरे को इंक्रीज़ या डिक्रीज़ कर सकती हैं, ठीक है। ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। अब क्या, इट इज़ पॉसिबल दैट वन लाइबिलिटी डिक्रीजेस एंड अदर लाइबिलिटी इंक्रीजेस। ऐसा भी हो सकता है एक लाइबिलिटी इंक्रीज़ हो रही है, दूसरी डिक्रीज़ हो रही है, दूसरी इंक्रीज़ हो रही है। जैसे क्रेडिटर वर मेड पेमेंट बाय एक्सेप्टिंग बिल्स पे, वही सेम चीज़ है जो मैंने अभी टॉप में बताई कि क्रेडिटर्स की जो पेमेंट हुई है बिल पेबल के थ्रू हुई है, तो क्रेडिटर ख़त्म हो गए, बिल पेबल हमारा बढ़ गया, 10 क्रेडिटर डिक्रीज़ एंड बिल्स पेबल इंक्रीज़, ठीक है। अब आते हैं 10th रूल की तरफ। इट इज़ पॉसिबल दैट व्हेन एन एसेट इंक्रीजेस लाइबिलिटी ऑल्सो इंक्रीजेस। अब ये भी पॉसिबल है कि अगर से
हाँ कई बार, अब तो ये तो हो रही थी सेम साइड की बात, मीन्स एसेट साइड में एक एसेट इंक्रीज़ हो रही तो दूसरी डिक्रीज़ हो रही है, उसी तरह लाइबिलिटी में एक इंक्रीज़ हो रही दूसरी, सेम साइड की बात हो रही थी। अब चलते हैं अपोजिट साइड पे। अब सेम और अपोजिट साइड से समझ गए हो ना। अब अकाउंटिंग इक्वेशन की बात हो रही है, एसेट इक्वल टू, एक है साइड है एसेट, दूसरी साइड है लाइबिलिटी प्लस कैपिटल। तो अब एसेट में इफेक्ट होगा तो दूसरी साइड लाइबिलिटी और कैपिटल इफेक्ट होगी, ये वाली कंडीशन आ गई है अपोजिट साइड की। इट इज़ पॉसिबल दैट व्हेन एसेट इंक्रीज एंड लाइबिलिटी ऑल्सो इंक्रीज। ठीक है, जैसे फर्नीचर हमने परचेज़ किया है क्रेडिट में 10, फर्नीचर आ रहा है एसेट साइड। देखो अगर हम कोई फर्नीचर, जैसे कि अगर एक साइड एसेट इंक्रीज़ हो रही है, दूसरी साइड हमारी क्या इंक्रीज़ हो रही है, लाइबिलिटी इंक्रीज़ हो रही है। ठीक है, तो जैसे फर्नीचर परचेज़ किया तो फर्नीचर आया एसेट साइड और दूसरी साइड हमारे क्रेडिटर बढ़े क्योंकि उधार ख़रीदा हमने। ठीक है, अब चलते हैं 11th पे। रूल्स पे, इट इज़ पॉसिबल दैट व्हेन एन एसेट डिक्रीजेज लाइबिलिटी ऑल्सो डिक्रीज। और ऐसा भी पॉसिबल हो सकता है अपोजिट साइड में कि एसेट डिक्रीज़ हो रही है तो लाइबिलिटी भी डिक्रीज। जैसे कैश पे किया हमने तो क्रेडिटर भी कम हो गए, जैसे क्रेडिटर्स को मैंने कैश पे किया तो इस साइड कैश कम हुआ, उस साइड क्रेडिटर कम हो गए। दस कैश डिक्रीजेज एंड द अमाउंट ऑफ क्रेडिटर ऑल्सो डिक्रीजेस, ये भी कंडीशन हो सकती है। ठीक है, देन 12th है आपका, एन इंक्रीज इन एन एसेट विदाउट अ कॉरस्पॉन्डिंग इंक्रीज इन लाइबिलिटी। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे है इंक्रीज इन एसेट, एक एसेट में इंक्रीज़ हो रहा है बिना, विदाउट अ कॉरस्पॉन्डिंग इंक्रीज़ इन लाइबिलिटी। और अब ये है कि यहाँ पे एसेट इंक्रीज़ हो रही है बट लाइबिलिटी पे कोई इफेक्ट नहीं हो रहा है, लाइबिलिटी इंक्रीज़ नहीं हो, और कॉरस्पॉन्डिंग डिक्रीज़ इन अदर एसेट मीन्स इंक्रीज़ इन कैपिटल। मतलब कि यहाँ पे एक ऐसी कंडीशन भी आ सकती है कि एसेट का कैपिटल पे इफेक्ट पड़ रहा है, लाइबिलिटी पे नहीं पड़ रहा है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे बता रहे इंक्रीज़ इन एसेट विदाउट कॉरस्पॉन्डिंग इंक्रीजिंग, तो लाइबिलिटी पे इफेक्ट नहीं हो रहा, और अ कॉरस्पॉन्डिंग डिक्रीज़ इन अनदर एसेट डिक्रीज़ हो सकती है, मीन्स एन इंक्रीज़ इन कैपिटल उसकी वजह, जैसे कन्वर्सली एन इंक्रीज़ इन लाइबिलिटी विदाउट अ कॉरस्पॉन्डिंग इंक्रीज़ इन एसेट और कॉरस्पॉन्डिंग डिक्रीज़ इन अनदर लाइबिलिटी इंडिकेट द डिक्रीज़ इन कैपिटल। तो ये भी कंडीशन, अब ये सिंपल सी टर्म है कि अगर कोई एसेट इंक्रीज़ हो रही है तो ज़रूरी नहीं है कि लाइबिलिटी भी डिक्रीज़ होगी या इंक्रीज़ होगी। कई बार क्या होता है हमारी कैपिटल पे भी उसका फ़र्क पड़ता है, तो ऐसी कंडीशन भी आ सकती है। उसी तरह अगर कोई लाइबिलिटी डिक्रीज़ या इंक्रीज़ हो रही है तो एसेट पे इफेक्ट नहीं पड़ रहा है, डायरेक्ट कोई कैपिटल पे इफेक्ट पड़ रहा है, तो ऐसी कंडीशन भी आ सकती है। तो ये थे आपके रूल्स रिगार्डिंग अकाउंटिंग इक्वेशंस। आई होप सभी को समझ में आ गया होगा। थैंक यू सो मच।